Hey everyone, welcome to तथास्तु ICS. I hope you all are doing good. आज से कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक के बारे में बात की थी, किस तरीके से ऑपोजिशन के एक अलायंस ने, जिसे अब इंडिया नाम से जाना जाता है, उसने करंट रेजिम मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया। और इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमने बात की, किस तरीके से आ सकते हैं और क्या क्या है। बट इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब देते हुए अभी के प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चा तेवु आइलैंड के बारे में बात की है, किस तरीके से इसे इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। और क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान ये स्पीच दी है, तो इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए कितना ज्यादा है, आगे जाके क्या ये आइलैंड हमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इसके बारे में सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं कि सेंट्रल आइडिया या पूरा जो ये न्यूज में है ये इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर्स रेफरेंस टू कच्चा तेवु ड्यूरिंग अ पार्लियामेंट्री डिबेट added fuel to the ongoing discussions surrounding this small island situated between तमिलनाडु एंड श्रीलंका। तो ये है तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु का आखिरी छोर है रामेश्वरम, और वहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये कच्चा तेवु आइलैंड पड़ता है। यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, मतलब बहुत ही हल्की तरीके से, ये ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ही नहीं, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। इवन पीने का साफ पानी भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रेलिवेंस फिलहाल इसका लोगों के रहने के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है। लेकिन श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ये सिचुएटेड है। ठीक, तो वहां से सारी बात शुरू हुई और पिछले कई सालों से, पिछले 30-40 सालों से, या थोड़ा सा और ज्यादा, लगभग 50 सालों से इसके बारे में बात हो रही है, जब से ये प्रॉपरली श्रीलंका के पास चला गया है, कि क्या इसे इंडिया की तरफ से गिफ्ट कर दिया गया श्रीलंका को, और इसके बारे में सारी चीजें। The island of Kachatevu emerged as a symbol of historical dispute, political contention and a reminder of complex geopolitical decisions। कि उस वक्त जो फैसला लिया गया था उसकी वजह से आज के टाइम पे जब ये सारी बातें हो रही हैं, और ये चीज ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया के रीजनल एस्पिरेशंस हो, क्योंकि जो साउथ इंडिया के कंट्रीज थे, स्पेशली तमिलनाडु का जो स्टेट था, उस स्टेट के लिए ये आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, वहाँ के फिशरमैन्स के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पर ये एक रीजनल एस्पिरेशन और नेशनल सॉवरेनिटी या नेशनल डिसीजन के बीच का एक फैसला लेना था, और वो लिया गया 1974 में। तो देखते हैं किस तरीके से इसे लिया गया। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो कच्चादेवु एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आइलैंड है, 285 एकड़ में है, एंड इट्स ओरिजिन वॉज फ्रॉम 14th सेंचुरी, की जब एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि ये जो आइलैंड्स वगैरह बनते हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं, जब ओशन के नीचे प्लेट टकराती हैं, तो वहां से जो वॉल्केनो ऊपर आता है, तो उसकी वजह से ये आइलैंड्स वगैरह बनते हैं जब वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक, तो वहां से ये 14th सेंचुरी के आसपास इसका जन्म हुआ था। बहुत ज्यादा भी पुराना नहीं है, लगभग 1000 साल पुराना ये आइलैंड है, और कुछ दिनों तक ये जाफना किंगडम के अधीन था, उनके अंडर था। लेकिन उसके बाद 17th सेंचुरी में मदुरई के राजा रमानंद की जमींदारी के तहत ये चला, काफी दिनों तक उन्हीं की जमींदारी के तहत, उनके रूल के अंडर रहा, और इवेंचुअली जो ये इसके अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज जहां से शुरू हुई, वो इन्हीं मदुरई के राजा रमानंद के रूल के दौरान पे हुई थी। और इसीलिए इंडिया हिस्टोरिकली इसे क्लेम करता है कि हिस्टोरिकली हमारा रीजन था, इसे हमारे राजा ने, जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स वगैरह हुई है वो उन्होंने की है। ठीक, उसके बाद आया ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा के दौरान क्या हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी जब स्टेब्लिश की गई साउथ इंडिया के, मतलब साउथ इंडिया एरिया में, तब इंडिया में भी ब्रिटिश राज था, और श्रीलंका भी, तब वो सेलोन नाम से जाना जाता था, तब वहां पे भी ब्रिटिश राज था। और दोनों ही कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट था कि इवेंचुअली ये एरिया जो है, ये जो आइलैंड है, ये किसके पास जाएगा। इवेंचुअली दोनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने ये कहा कि ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये श्रीलंका के पास चला जाएगा। लेकिन तब भी इंडिया ने इसे छोड़ा नहीं। 1947 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली ये हुआ कि इंडिया फंक्शन करेगा, और कंफ्यूजन उसके अराउंड रहा। 74 तक दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और श्रीलंका, इसे एडमिनिस्टर करते रहे। दोनों ही कंट्रीज के फिशरमैन वहां जाते रहे, दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो वहां पे होती रही। लेकिन फिर आया 1974 का टाइम। 1974 के दौरान ये जो मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ है, ये हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी, एक दोस्ती की कहानी है।
वो है दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका की पहली प्राइम मिनिस्टर श्रीमावो बंदरनाइके और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में। तो ये कहा जाता है कि जो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी शैली, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल सेम था। इंदिरा गांधी भी एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थी, उसी तरीके से बंदरनाइके भी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इंडिया में एक टाइम ऐसा आया जब इमरजेंसी का दौर आया, जब इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश की इमरजेंसी लगा के, और यही टाइम ऐसा था जब श्रीलंका में भी इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने, बंदरनाइके ने भी इमरजेंसी लगाई। ठीक, इवन जो 1977 के दौरान जब ये पूरा वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की संसद में बात हो रही थी, तो वहाँ ये नारे लगते थे कि पहले इंदिरा अब बंदरनाइके, कि पहले इंदिरा को हटाया गया है, वहाँ पे डिफीट हो गया, लेकिन अब जो अगला टाइम है वो अगले तानाशाह रूलर का है, वो है ये बंदरनाइके। तो इसी के दौरान एग्जैक्टली ये गिफ्ट नहीं था, टेक्निकली ये गिफ्ट नहीं था, लेकिन इस दोस्ती की वजह से इसे गिफ्ट कहा जाता है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक आइलैंड है वो गिफ्ट कर दिया, और इसी मैरीटाइम एग्रीमेंट के थ्रू। लेकिन क्या ऐसे कोई भी कंट्री चाहे, स्पेसिफिकली इंडिया, क्या अगर इंडिया चाहे, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी कंट्री को इस तरीके से अपने जमीन का टुकड़ा दे सकता है? जवाब है नहीं। अगर ऐसा करना है तो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो बांग्लादेश के साथ हमने किया भी। ठीक, वो स्पेसिफिकली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आप कमेंट करके बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बचने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इसे कहा कि ये, या उस वक्त की तत्कालीन गवर्नमेंट ने, कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो पूरा मामला है ना, ये डिस्प्यूट का मामला है, ये डिस्प्यूटेड लैंड है, तो डिस्प्यूटेड लैंड बताकर उसे दे दिया। हमारी जमीन का, हिंदुस्तान की जमीन का वो हिस्सा नहीं था, इसीलिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये टेक्निकलिटी थी, इसे आप समझना कि ये क्या है। तो एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सीड कच्चातेवु टू श्रीलंका एज अ पार्ट ऑफ 1974 एग्रीमेंट एमिंग टू स्टेब्लिश मैरीटाइम बॉर्डर्स, की मैरीटाइम बॉर्डर्स को स्पेसिफिकली क्लियर आउट किया जाए, क्योंकि ये जो समस्या है ये ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है, ब्रिटिश समय के दौरान से चली आ रही है, जब दोनों ही कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत राज करती थी। और इवेंचुअली 1974 में लगा कि अब खत्म करते हैं, इस आइलैंड पे ज्यादा लोग रहते नहीं है, यहाँ पे साफ पीने का पानी तक नहीं है, तो इस चीज को खत्म करते हैं। और जियोपॉलिटिकली एक चीज ठीक होगी, हम अपने पड़ोसी के साथ, जिस तरीके से हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो कहते हैं कि हम दोस्त और दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो उनको ठीक तरीके से उनके साथ मिला के रखा जाए, और कोई नॉट सो इंपॉर्टेंट चीज है तो वो दे भी दी जाए। ठीक, लेकिन इस डिसीजन के बहुत ज्यादा ही पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हुए। इसके इम्प्लीकेशंस क्या थे कि द डिसीजन रेज्ड कंसर्न्स इन तमिलनाडु वेयर वॉइसेस protested the lack of state assembly consultation and the impact of traditional fishing rights। क्योंकि दो चीजें हुई यहाँ पे, जो जिस टाइम पे ये हुआ 1974, उस वक्त इंडिया में वो जो एक दौर चालू हो गया था, वो इमरजेंसी का दौर चालू हो गया था, और उसकी वजह से जो तमिलनाडु की सरकार थी, जब इमरजेंसी लगती है तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये भंग हो जाती है, या चाहे तो चूज कर करके भंग कर सकते हैं कि आप नहीं, मतलब आपके साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे या काम नहीं कर रहे। तो उस वक्त तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो थी, तमिलनाडु जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो भंग हो रखी थी, और उसकी वजह से उनका कोई भी डिसीजन, इस डिसीजन में उनका कोई भी रोल नहीं था, और उनका रोल नहीं था तो इसकी वजह से उन्हें इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के ही वो लोग थे, या उन्हें लोगों की तरह देखो, या अगर पॉलिटिकल एंगल से देखना है तो उन्हें वोटर्स की तरह देखो, जो वो फिशरमैन थे, वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट लोग थे, जो इस आइलैंड पे, इस फिशिंग एरिया पे रह रहे थे। इसलिए तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट अक्रॉस, तमिलनाडु पार्टीज अक्रॉस पार्टी लाइंस, पूरा स्टेट में लोग इस मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए कि आपने किस तरीके से इसे दूसरे देश को दे दिया। तो इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस थे जो रहे। इसके अलावा जब ये पूरा मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ तो फिशिंग एम्बिग्विटी रही, क्योंकि द एग्रीमेंट अलाउड इंडियन फिशरमैन टू एक्सेस कच्चातेवु बट द फिशिंग राइट्स रिमेन्ड एम्बिगुअस लीडिंग टू डिस्प्यूट्स। अब इसके दौरान क्या हुआ कि जब ये चीज हुई ना, तो इस वक्त जो एग्रीमेंट था उसमें कुछ कंफ्यूजन्स रहे। कंफ्यूजन्स किस तरीके से कि एग्रीमेंट में ये बोला गया कि जो फिशरमैन है ना, वो आइलैंड को एक्सेस तो कर सकते हैं, बट ये क्लियर नहीं लिखा था कि वो वहां पे फिशिंग कर सकते हैं।
ब्रॉडली आइडिया था कि वो वहां जाएंगे, अपना जाल वाल सुखाएंगे, रेस्ट करेंगे, बट फिशिंग का क्लॉज जो था वो उस एग्रीमेंट में नहीं था। और यहीं से एम्बिग्यूटी रहती थी, क्योंकि ज्यादा फिशरमैन अगर फिश करते थे तो ये जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट होती थी दोनों कंट्रीज के बीच में। उसी के दौरान, उसी बैकड्रॉप में श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गया, और सिविल वॉर शुरू होने की वजह से जो भी मैरिटाइम फोर्सेस थी, जो भी नेवल फोर्सेस थी, उनका जो फोकस था वो इस एरिया से हटके अपने अंदर की गृह युद्ध जो है वो किस तरीके से संभाला जाए उस तरफ चला गया। सिविल वॉर के डायनेमिक्स क्या रहे कि वो जो प्रभाकरन का जो दौर था, लिट्टे चीफ जो थे, उसके टाइम में श्रीलंकन सिविल वॉर जो 83 से 2009 के बीच चली, shifted the focus from Kachchatevu issue as Sri नेवल फोर्सेस grappled with internal strife। ठीक है, अपनी यही अंदर की समस्याओं से वो जूझ रहे थे और इसीलिए इस एरिया से वो पीछे हट गए। लेकिन जब ये चीजें खत्म हुई 2009 में, पोस्ट सिविल वॉर, द श्रीलंकन reinforced the maritime defenses leading to the arrest of Indian fishermen venturing into their waters। अब इससे पहले 2009 से पहले एक इवेंट और हुआ था जो 1976 में हुआ था। अभी 1976 में क्या हुआ, 1974 में मैंने आपको बताया कि मैरिटाइम एग्रीमेंट हुआ, 76 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और एग्रीमेंट हुआ, और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला कि कोई भी इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सेस नहीं कर सकता है। और जो एक कच्चातीवू आइलैंड है ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। तो जो कंफ्यूजन 1974 में बनी हुई थी कि आइलैंड एक्सेस तो कर सकते हो बट फिशिंग नहीं कर सकते हो, वहां बस आराम कर सकते हो, अपने जाल को सुखा सकते हो, तो वो 2 ही साल तक बनी रही। क्योंकि 76 में जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप यहाँ इस एरिया को एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। और फिर ये जो तमिलनाडु की जो कंसर्न्स है वो और तेजी से उभर के बाहर आने लगे। लेकिन इसके बाद ये शांत रहा कुछ, क्योंकि कुछ ही दिन बाद, लगभग 7-8 साल बाद, वहां सिविल वॉर शुरू हो गया और किसी ने कुछ ज्यादा रोक टोक नहीं की। 2009 में जब वो सिविल वॉर खत्म हुआ, तब इंडियन फिशरमैन जो भी उस एरिया में जाते थे उन्हें बार पकड़ के जेल में डाला जाने लगा, और वहां से जो प्रॉब्लम थी वो बहुत तेजी से उभर के सामने आने लगी। तमिलनाडु की कुछ परसिस्टेंट कंसर्न्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल बैकलैश। The Tamil Nadu politicians across the parties raised objections against ceding Kachchatevu without state assembly consent, citing historical ties and livelihood impacts। जैसे मैंने कहा कि मदुरई के राजा के अधीन था ये जो पूरा एरिया था, तो उन्हें इससे हिस्टोरिकल जो टाइज थे उनके जुड़े हुए थे, उसके बारे में भी ये बात थी, और जो लाइवलीहुड इम्पैक्ट जो उस एरिया के लोगों को इफेक्ट हो रहा था उसके बारे में भी था। लीगल बैटल भी चली कि किस तरीके से जो जयललिता थी, जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं और जो बहुत स्टॉलवर्ट नेता थी तमिलनाडु की AIADMK के, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की कि 1974 के एग्रीमेंट को चैलेंज किया जाए और जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसे वापस लिया जाए। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने इससे करने से मना कर दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। यही चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी स्पीच में कही है कि DMK के नेता या बहुत से तमिलनाडु के ऐसे लीडर्स हैं जो उन्हें रेगुलरली बोलते रहते हैं कि इस आइलैंड को वापस लेके आया जाए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इनका क्या स्टांस है, करंट गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, तो वो उन्होंने भी ये बोला कि ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। और इसमें मुकुल रोहतगी जो इंडिया के जो पक्ष रखते हैं गवर्नमेंट का, उन्होंने भी ये बोला कि हम लीगली एग्रीमेंट करके अपने एक एरिया को दूसरे कंट्री को दे चुके हैं, तो अगर हम इसे वापस लेना चाहते हैं तो हमें लिटरली युद्ध करना पड़ेगा अपने पड़ोसी से। और वो कोई समझदारी का मतलब ना, वो कोई इसमें कोई समझदारी नहीं कि इस तरीके का कोई काम किया जाए। ठीक है, कंटेम्परेरी इंप्लीकेशंस क्या है इस पूरी चीज के। सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, कच्चातेवु सिंबलाइजेस रीजनल एंड सॉवरेनिटी कंसर्न्स रिफ्लेक्टिंग टेंशंस बिटवीन तमिलनाडुज इंटरेस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजंस। कि यहाँ जो रीजनल जो दिक्कतें हैं या जो रीजन के एक अपने एस्पिरेशंस हैं, वो जो उनकी सॉवरेनिटी का आइडिया है, जो उनका रीजनलिज्म का आइडिया है, उसको यूनियन गवर्नमेंट के इस आइडिया ने, इस एक्शन ने चैलेंज किया या उसके साथ इनसिंक नहीं हो पाया। वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उन लोगों की जो अस्मिता है उसको ठेस पहुंची। एंड सेकेंड इज जियोपॉलिटिकल डिलेमा। द केस हाईलाइट्स द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन हिस्टोरिकल क्लेम्स, political sentiments and international agreements in the context of bilateral relations। कि जब भी दो देशों के बीच में कोई bilateral relation होता है तो वहां पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा होता है, कई सारे हिस्टोरिकल क्लेम्स होते हैं और कई सारे पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स होते हैं, और उन हिस्टोरिकल क्लेम्स को,
उस हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को और उन पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की तरफ अगर आगे बढ़ा जाएगा तो शायद इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसीलिए कंक्लूजन के वक्त ये कहा जा रहा है कि द आइलैंड ऑफ कच्चातेवु कंटिन्यूज टू सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल इंट्रिकेसीज, रिफ्लेक्टिंग द डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन स्टेट्स इंटरेस्ट एंड नेशनल डिसीजंस एंड रीजनल एस्पिरेशंस। कि ये जो पूरी चीज है अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे एक डेलिकेट बैलेंस बनाने की जरूरत है। वही जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के दौरान किया जाए या जो दो देशों के बायलैटरल एग्रीमेंट्स के दौरान किया जाए, वहां पे रीजनल एस्पिरेशन, स्टेट का इंटरेस्ट, नेशनल डिसीजन और हिस्टोरिकल इंट्रिकेसीज, इन चारों चीजों का अगर आपने अपने आंसर में इसका कोई डायग्राम बना दिया या चार अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को या उन चीजों को के बीच में अगर एक बैलेंस रख के कोई काम किया जाए तो वो स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के आर्टिकल से या इस तरीके के टॉपिक से जरूरी नहीं कि आपके लिए ये आर्टिकल पूरा का पूरा प्रीलिम्स में इसमें से कुछ पूछ ले या मेंस में डायरेक्टली इसमें से कुछ पूछ ले, बट हर आर्टिकल आपको इनडायरेक्टली अपने किसी ना किसी आपके आंसर में जरूर मदद करेगा। तो उन चीजों का ध्यान आप रखना, बिल्कुल इस तरीके से देखना कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपकी समझदारी के ऊपर है कि उसका कॉस्ट बेनिफिट कितना ज्यादा अच्छा आप ले सकते हो। आपकी पढ़ी हुई हर चीज आपके लिए काम आ सकती है, प्रोवाइडेड आप उस तरीके से उसकी तरफ नजरिया वैसा रखो, पर्सपेक्टिव वैसा रखो कि मैं इसमें से अपनी फायदे की क्या चीज ले सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी आप आईआर का सजेशन दे रहे हो तो वहां पे इन पॉइंट्स को, इन चार चीजों को अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर दूसरे से एब्सोल्युटली स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, and as the island's fate intertwines the border diplomatic relations, Kacchatevu remains a testament to complexities of national sovereignty and regional settlement। वही बात जो हमने ऊपर की है, तो यही है कंक्लूजन कि अगर इस वक्त इसकी तरफ आगे बढ़ा जाएगा तो कोई वॉर करने का कोई मतलब नहीं है कि हम अपने किसी पड़ोसी के साथ वॉर करके इस आइलैंड को वापस ले लें, लेकिन जो भी कोई फैसला लिया जाता है डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल रिलेशंस के दौरान आपको अगर अपना कोई आंसर लिखना है या कोई सजेशन देना है तो सजेशन को किस तरीके से आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, रीजनल और नेशनल बैलेंस को बनाते हुए उस आंसर को लिखो, या उस प्रॉब्लम को कभी आप IAS IFS बनो तो उसको जो सॉल्व कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो इस पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखा जाएगा तो शायद डिसीजन लेने के 50 साल बाद भी जो प्रॉब्लम कई बार खड़ी हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल लोग या फिर जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर जब कोई डिसीजन लेते हैं तो कई जनरेशंस को इफेक्ट करता है। तो अगर उसे इन एस्पेक्ट्स को नजर में रखते हुए लिया जाएगा तो शायद इसके साथ जो 40-50 साल बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, इनके ऊपर जो मुद्दे आ जाते हैं वो अगली बार से या उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक हर एंगल से समझ आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर।